लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट्सअप कॉफी कोडर्स, यस शेयर। आज हम एक बहुत ही रैंडम और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टू सम प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन एंड ये गुड स्टेटस का क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टेक कंपनीज अपने कोडिंग राउंड में पूछती हैं ये क्वेश्चन। कह सकते हो कि ये उनके लेवल का एंट्री सेगमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन उनके कोडिंग राउंड में देखने को नहीं मिला तो इसके जो बड़े भाई हैं लाइक 3 सम 4 सम 5 सम और हार्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी में आने वाला के सम प्रॉब्लम आपको देखने को गारंटी से मिल सकता है। ठीक है, तो आज इसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जो लोग क्रिएट कर देते हैं, बट बेसिकली इसके जो अप्रोचेस हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी वेरिएशंस मैं आपको बताऊंगा कि क्या वेरिएशंस होते हैं, किस किस वेरिएशन में आप क्या क्या अप्रोच लगा सकते हो। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले, कोई डिले ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको सीखना क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है। तो चलो आंख कान नाक सब खोल लो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, नाम ही इसका टू सम है। अगर आपके सामने मैं ये वर्ड रख दूं या किसी के सामने भी ये वर्ड रख दूं तो बता सकते हो इंट्यूजन से उसके दिमाग में क्या आएगा। शायद मेरे दिमाग में तो ये आता है टू सम का मतलब है यार हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको कोई दो नंबर को ऐड वैड करना हो, सम वम निकालना हो उनका। एंड ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत कुछ वैसा ही है। इस क्वेश्चन में होता क्या आपको बता देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक एरे दिया जाता है और एक दिया जाता है टारगेट वैल्यू। ठीक है, अब आपका सिंपल सा काम ये होता है, आपको बताना होता है एरे में क्या ऐसा कोई पेयर ठीक है एग्जिस्ट कर रहा है जिसका सम टारगेट के बराबर है। ठीक है, ये चीज आपको बतानी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग वेरिएशंस क्रिएट कर देते हैं इस क्वेश्चन के, डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट क्या प्रिंट कराना है आपको या फिर आपको एरे कैसा दे रखा है। ठीक है, तो आउटपुट एंड एरे के बेसिस पे यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं इस क्वेश्चन के। लाइक कि मान लो आपको मैं बोलूं आउटपुट के बेसिस पे वेरिएशन में क्या क्रिएट कर सकता हूं कि हो सकता है मैं आपको बोलूं यार बस चेक करके बता दो कि क्या कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है जिसका सम टारगेट के बराबर है। अगर पेयर एग्जिस्ट करता है तो जस्ट रिटर्न ट्रू या फॉल्स, या फिर अगर पेयर एग्जिस्ट करता है तो कोई एक पेयर प्रिंट करा दो, कोई भी एक पेयर, या फिर सारे के सारे पेयर प्रिंट करा दो। तो ये हो गए वेरिएशंस ऑन द डिपेंडिंग ऑन आउटपुट्स। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। दूसरा एरे के बेसिस पे कि आपको एरे कैसे दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। एरे में भी दो तरह के वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं, या तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स या फिर दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर में क्या बात आती है यहाँ पे। ऑर्डर में हो सकता है आपको एरे अनसॉर्टेड दिया जाए, सॉर्टेड दिया जाए, ठीक है, सॉर्टेड या फिर रोटेटेड दिया जाए। ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया ऑर्डर के बेसिस पे वेरिएशन। एलिमेंट के बेसिस पे क्या वेरिएशन हो सकता है इस क्वेश्चन में। हो सकता है आपको बोले कि भैया आपका जो एरे है उसमें सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने वाले हैं, एक भी डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो हमें बहुत सारे वेरिएशन हो जाते हैं। ऑल दो जो हम अप्रोचेस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो अप्रोचेस आपके बेसिक अप्रोचेस हैं जो आपको सीखने चाहिए। ये तो नहीं बोलूंगा वो ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर जाते हैं, बट वो हम उन अप्रोचेस सारे के सारे बेस्ट ऑप्टिमल अप्रोचेस के बारे में बिगनर लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक सब बात करेंगे। ऑन द डिपेंडिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आपको उन्हीं अप्रोचेस में थोड़ा बहुत फेरबदल करना होता है। वो सारे फेरबदल भी आपको करके बताऊंगा। ठीक है, हो सकता है वीडियो बहुत बड़ा हो जाए यार, तो पूरा वीडियो पूरा शांति से देखना, बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, हो सकता है आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इजी वाले लेवल से। इजी वाली चीजें पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अपन क्या क्या इसमें वेरिएशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट अगेन। तो बेसिकली अगर देखोगे तो लीड कोड में इजी लेवल पे ये क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया आपको एक एरे दिया जाएगा इंटीजर का और एक टारगेट दिया जाएगा। आपको बेसिकली दो इंडिसेस रिटर्न कराने हैं जो कि एड अप करते हैं अप टू द टारगेट। दो नंबर उनके इंडिसेस आपको रिटर्न कराने हैं जिनकी सम निकालने पर टारगेट के बराबर हो जाए। बोला क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका एक ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड यू कैन नॉट यूज द एलिमेंट ट्वाइस, मतलब आप एक ही पोजीशन को दो बार कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको बस आंसर रिटर्न करा देना है। तो कहाँ से सिंपल सा यही है हमारा। अब मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि अप्रोच बेसिकली आप इसमें क्या लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच जो किसी भी बिगनर के दिमाग में आएगा, या मैं कोई भी मतलब मेरे दिमाग में जो बचपन में आया था एकदम छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच बताता हूँ। वो सिंपल सा अप्रोच आपका ये रहेगा यार। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एरे इसने क्या दे रखा है यार, 2 7 11 15। ठीक है, या चलो छोड़ो, हम यहाँ पे सिंपल सा ये वाला हमने जो ऑलरेडी एरे बना रखा है उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ब्रूट फोर्स जिसको हम बोलते हैं एकदम बच्चों वाला, जो सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक किया बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, तो वो ये है कि यार सारे के सारे पेयर क्रिएट कर लो और हर एक पेयर को चेक कर लो कि क्या उसकी वैल्यू टारगेट के बराबर है। अगर है तो बस वो प्रिंट करा दो, नहीं तो जय माता दी छोड़ दो उसको। ठीक है, ऐसा।
तो अब सारे के सारे पेयर क्रिएट कैसे करने हैं? तो अब देखो यार, तो पेयर क्रिएट करने से मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पे खड़ा हूं, तो 2 के साथ में पहले 4 का पेयर बनाऊंगा, फिर 2 के साथ 5, 2,5 ये वाला पेयर भी बनेगा, फिर 2,7 भी बनेगा, फिर 2,8 भी बनेगा, फिर 2,11 भी बनेगा, 2, ये वाला 11 भी बनेगा। ठीक है, तो अभी ये हालांकि ये वाला एरे मैंने ऐसा लिया जिसमें डुप्लीकेट्स भी हैं, ठीक है, उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स से, ठीक है ऐसा। तो ऐसे कर करके मैं सारे पेयर्स बना रहा हूँ 2 के साथ, ठीक है, मतलब 2 पे मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है, एंड उसके आगे के सारे नंबर्स के साथ पेयर बन रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है 2 के साथ कोई सेटिस्फाई कर जाए तो मैं उसको रिटर्न करा दूंगा, मेरा काम वहीं भी खत्म हो जाएगा। बट मान लो अगर ये भी आउटपुट में आपको बोला जाता कि आपको सारे के सारे पेयर्स प्रिंट कराने हैं, सारे के सारे इंडिसेस प्रिंट करानी है, तो 2 के साथ पेयर बनने के बाद भी आप आगे ट्रावर्स कर रहे होते, ठीक है। तो अब ऐसे ही जब मैं 4 पे आऊंगा, इस पे आ जाऊंगा, तो मैं 4 के साथ पेयर आना चालू करूंगा। तो अब पहला दिमाग में क्वेश्चन ये आता है बिगनर्स के, क्या यार 4 पे आने के बाद जब मैं 4 पे खड़ा हूंगा तो क्या मेरे को 4 का पेयर 2 के साथ भी पीछे बनाना होगा? क्या मैं यहां से पेयर बनाना होगा? तो सिंपल सा आंसर ये है यार कि आप क्यों ही बनाओगे, बिकॉज जब आप 2 पे खड़े थे तो ऑलरेडी आपने 2,4 कंसीडर कर लिया। तो अगर 2 प्लस 4 का सम है ना टारगेट के बराबर आ रहा होगा तो आप ऑलरेडी वो प्रिंट कर चुके होंगे, ठीक है। अब चाहे 2+4 करो चाहे 4+2 करो, बात तो एक ही है। तो आप 4 का पेयर 2 के साथ नहीं बना रहे होगे, तो 4 कहां से, 4 का पेयर किससे बन रहा होगा? 4 का पेयर 5 से बन रहा होगा, फिर इस वाले 5 से बन रहा होगा, फिर इससे बन रहा होगा, फिर 8 से बन रहा होगा, मतलब 4 के आगे वाले नंबरों से आपका पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही जब 5 पे खड़े हो गया तो 2 और 4 इसके पीछे वाले नंबरों से पेयर नहीं बना रहे होगे, बिकॉज ऑलरेडी वो पीछे वाले सिनेरियोज में कंसीडर आप कर चुके हो। तो इस वाले जब 5 पे खड़े हो तो अब आगे वाले नंबरों से पेयर बना रहे होगे। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं इसको कोड में इंप्लीमेंट करने जाऊं तो वो मैं आपको दिखाया तो वो मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं करके। यहाँ पे अपन कोड करते हैं जल्दी से। तो लेट्स से फॉर इंट आई इक्वल 0 से स्टार्ट करूंगा मैं, आई लेस देन एन। एन जो है वो मेरा, इसको यार मैं एरे लिख देता हूँ, ठीक है। and n is nothing but array size, array dot size, ठीक है ऐसा। आई के लिए से स्टार्ट होगी आई प्लस प्लस, नाइस, ठीक है। और फिर मैं फॉर इंट j इक्वल्स आई प्लस वन, क्योंकि मैं हमेशा जिस भी पोजीशन पे खड़ा हूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं मेरा आई पॉइंटर वो है जो कि बता रहा है मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूं, तो मैं उसके आगे वाले से पेयर बनाऊंगा। तो जो j है मेरा वो आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई प्लस वन, j लेस देन n ऑफ कोर्स, एंड j प्लस प्लस, ठीक है। ऐसा हम बना रहे होंगे पेयरिंग अपनी, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपली चेक कर रहा हूँ अगर इफ एरे आई प्लस एरे जे, अगर मेरा इक्वल इक्वल टारगेट, टारगेट को मैं के बोल देता हूँ शॉर्ट में, इतना बड़ा कौन लिखेगा, ठीक है, के लाइक दिस। अगर ऐसा है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली एक वेक्टर रिटर्न कर दूंगा, एक वेक्टर रिटर्न कर रहा हूं मैं, ठीक है, इंट टाइप का, जिसमें कि आपका एक एरे आई जाएगा एंड एरे जे जाएगा, ठीक है। क्या ये इतनी बात समझ में आती है हमें ये चीज? और यहाँ पे बोला है कि हाँ ऑलरेडी हमारे वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा हमेशा, तो आई थिंक सो ये चीज काम करनी चाहिए। तो देखते एक बार रन करके इसको। ओह शिट, मैंने तो नेट ही कनेक्ट नहीं करा। A few moments later. ओके कूल, फालतू पने का एरर दिया है इसने, तो वो अपन ऐसे रिमूव कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा रास्ता को बता दूंगा मैं क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। फालतू का एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर देते हैं। अब लेट्स सी। ओह सॉरी, आई डोंट हैव टू रिटर्न दी नंबर्स, मुझे इंडेक्सेस रिटर्न करने थे। आई विल रिटर्निंग आई एंड जे। क्या ये बात समझ में आती है हमें? खत्म, सिंपल सा ये हो गया। देखते हैं भाई, ये पास हो जाना चाहिए टेस्ट केस। कूल बॉन्जाई, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि कोई टीएलई वीएलई तो नहीं देता, बिकॉज ऑफ कोर्स ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉल्यूशन है। तो यस कोई टीएलई तो नहीं दिया, ठीक है। तो इट मींस बट टाइम टाइम रन टाइम देखो इसका, ऑल्दो लीड कोड जो है वो बहुत ही अलग अलग बेसिस पे जज करता है आपका रन टाइम, आपकी नेट स्पीड एंड मैनी मोर, ठीक है। बट हाँ ये मान लो कि ये जो सॉल्यूशन है वो आपका 272 अच्छा खासा टाइम ले रहा है रन होने को, ठीक है ये।
इसमें थोड़ा सा ठीक है, तो बेसिकली आपका एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर मैं इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ऑफकोर्स ये बात है, मेरे दो नेस्टेड फॉर लूप्स चल रहे हैं फ्रॉम एन टू एन रफली। तो हाँ, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गई। और बिकॉज मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा, देन इट इज ओ ऑफ वन। तो स्पेस के मामले में तो ये सॉल्यूशन लाजवाब है, मतलब इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता भाई, ओ वन से ज्यादा कम क्या ही लोगे। ठीक है ऐसा। पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में ये क्वेश्चन थोड़ा सा यार मतलब उतना अच्छा नहीं है, ये अप्रोच, ये ब्रूट फोर्स। ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है, अभी तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन था इसलिए इसको इजी बना रखा था, क्योंकि ये लीड कोड ऐसे सेट कर रखा कि आप एन स्क्वायर का चलाओगे तो भी आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो अब बात आती है, जब आप इंटरव्यूअर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो आपको बोलेगा कि ऑफकोर्स ये एन स्क्वायर वाला सॉल्यूशन हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारी कंपनी बहुत फास्ट है। तो ऑफकोर्स ये बात है, आपको एक अच्छा और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताओ जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। स्पेस भले यूज कर सकते हो बिकॉज आजकल की दुनिया में स्पेस बहुत चीप हो गया है, बट टाइम इज काइंड ऑफ वेरी कॉस्टली, हर कोई टाइम कम से कम टाइम में चाहता है। तो लेट्स ऑप्टिमाइज द अप्रोच और देखते हैं अपन और क्या क्या इसमें चीज सोच सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बेटर अप्रोचेस ला सकते हैं। तो अब वही सारे अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो ये जितने भी अप्रोचेस हैं ये डिपेंड करते हैं आपका एरे के वेरिएशन के ऊपर, कि एरे आपका कैसे दे रखा है। क्या वो एरे आपको सॉर्टेड वे में दे रखा है, अनसॉर्टेड दे रखा है, कैसे, तो वो सारे वेरिएशन के ऊपर बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे सबसे अच्छे अप्रोच के बारे में, जो कि लगता है सिर्फ सॉर्टेड एरेज में। ठीक है, अब यहाँ पे पहला मैं केस ले रहा हूँ पहले वेरिएशन का, जो कि है सॉर्टेड प्लस यूनिक एरेज, यूनिक एलिमेंट एरेज। यूनिक वाले चीज को अभी एक पर के लिए साइड कर दो, सिर्फ सॉर्टेड एरे पे ध्यान दो। तो एक मैं इजी केस ले लेता हूँ, सबसे इजी बोल रहा हूँ मैं इसको, कि हाँ भाई कोई मैसेज आया लगता है। ठीक है, चलो से तो हमारा सबसे आसान केस यहाँ पे ये है कि मान लो मेरा एरे सॉर्टेड दे रखा है और एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो करना मेरे को वही चीज है कि मेरे को अगर पेयर एग्जिस्ट करता है जिसका सम टारगेट के बराबर है, तो वो पेयर मेरे को रिटर्न करवा देना है, उसकी इंडिसेस रिटर्न करवा देनी है, या वो पेयर रिटर्न करवा देना, डजंट मैटर। ठीक है वैसा। तो अब देखो, ब्रूट फोर्स वाला सॉल्यूशन देख चुके हैं जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्दो ओ ऑफ एन स्क्वायर है। अब यहाँ पे एकदम एक प्रो टिप मैं तुमको देना चाहूंगा, ठीक है, या फिर कह लो प्लेसमेंट सिक्योर करने के लिए, या फिर कहीं का स्ट्राइक जब नहीं करती है चीज है। ठीक है, तो एक रट्टू तोता वाली चीज समझ लो या कुछ भी कह लो यार इसको। ठीक है, मैं तुमको एक एडवाइस दूंगा, देखो जब भी तुमको किसी भी क्वेश्चन में एरे सॉर्टेड दिया जाए, ठीक है, तो समझ जाना सॉर्टेड दिया है तो कुछ ना कुछ यूज तो उसका गारंटी से होगा। जैसे अपन आईआईटी के टाइम पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सीखते थे क्वेश्चन, तो ऑफकोर्स कोई भी डेटा एकदम फालतू नहीं दिया था, कुछ ना कुछ मतलब तो उसका होता है। तो ऐसे ही कोडिंग में अगर आपको एरे सॉर्टेड दिया जाए तो 95% तक चांस है या तो उसमें बाइनरी सर्च लग रहा होगा या फिर टू पॉइंटर की टेक्निक लग रही होगी। अब जिनको बाइनरी सर्च और टू पॉइंटर पता है वो तो समझ गए होंगे कि अरे भैया हाँ ये स्ट्राइक कर सकते हैं, शायद कुछ ना कुछ इसमें ऐसा हो। बट अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं पता है, आपको टू पॉइंटर भी नहीं पता है, तो हम बैठे हैं, हम बताएंगे कि कैसे क्या आप कर सकते हो। ठीक है ऐसा। तो देखो, मेरे दिमाग में भी ये स्ट्राइक करता है कि यार सॉर्टेड एरे दे रखा है, क्या मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, क्या बाइनरी सर्च लगा के चीजें ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर से कुछ नीचे ला सकता हूँ। तो थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा एरे है, राइट। मैंने सोचा यार, मैं पिछले वाले अपने अप्रोच में पेयर बना रहा था, जैसे टू का मैंने पेयर थ्री के साथ बनाया, टू का फाइव के साथ बनाया, ऐसा करके। ठीक है, तो मान लो मुझे एक एरे दे रखा है और मेरा टारगेट है 16। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, और एरे जो है मेरा सॉर्टेड भी है ये भी मेरे को पता है। मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके एलिमेंट उठाऊंगा। ठीक है, इस एरे में से जैसे मैंने पहले टू उठाया। ठीक है, अब मैं उसी एरे में टारगेट माइनस उठाया हुआ एलिमेंट जो भी आंसर आएगा, जैसे 16 अभी मैंने टू उठाया है। ठीक है, तो अभी मैं टू को उठाया मैंने, तो 16 में से टू माइनस करो 14। मैं टू उठाया और फिर मैं 14 को सर्च करूंगा उस एरे के अंदर, क्या 14 आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो डायरेक्ट मैं प्रिंट करा दूंगा अपना कि हाँ भाई ये मेरा एक पेयर है जो कि टारगेट के सम के बराबर है। ठीक है, या सम इसका टारगेट के बराबर है। ठीक है ऐसा। तो अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है 14 को, तो सर्च करने से ही आप दो अप्रोच ला सकते हो, या तो लीनियर सर्च, बट अगर आपने लीनियर सर्च लगाया है तो पहले वाले सॉल्यूशन इस वाले सॉल्यूशन में कुछ अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, बट सर्चिंग हम एक और तरीके से कर सकते हैं, विच इज बाइनरी सर्च, जो कि सॉर्टेड एरेज में लग जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर थोड़ा सा इंट्यूजन आ रहा हो आपको तो इससे समझ जाओगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। आप एक एक करके सारे एलिमेंट उठा रहे होगे और फिर
उन्हीं एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन करके जो भी रिमेनिंग पार्ट आ रहा होगा उसको सर्च कर रहे होगे, ठीक है। तो सर्च करने की कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च में होती है log n, और यहाँ पे आप एक एक करके एलिमेंट उठा रहे होगे तो n वो हो जाएगा। तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है, अगर आपका एरे सॉर्टेड है एंड यून सॉर्टेड है, ठीक है। वैसे जी तो क्या ये समझ में आती है? तो हाँ, हम जो अप्रोच सोच रहे हैं शायद उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n log n होगी, राइट। एंड ये हमने n स्क्वायर से थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया। और अगर मैं स्पेस की बात करूं तो क्या स्पेस कुछ एक्स्ट्रा यूज कर रहे होंगे हम इसमें? नहीं, तो स्पेस तो मेरा अभी भी वही भला चंगा O ऑफ 1 है, ठीक है। तो ये मेरा अप्रोच है। क्या इस अप्रोच को मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन है ये आपका जरूरी नहीं गारंटी से सॉर्टेड एरे देगा, तो मैं आपको यहाँ पे टेस्ट केस रन करवा के दिखवाऊंगा, ठीक है, कि टेस्ट केस में वो चीज सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, ठीक है, वो चीज। तो चलो करते हैं इसको कोड जल्दी से। तो फिर मेरा वही है कि हाँ, मैं एक एक करके सारे एलिमेंट्स उठा रहा हूँगा, ठीक है। एंड देन मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मैं चेक करूंगा इफ सर्च, ठीक है, यहाँ पे कह लो बाइनरी सर्च। ओह शिट, आई कैंट राइट मोर। बाइनरी सर्च में क्या सर्च करूंगा कि माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो वो बेसिकली ये वाला जो बाइनरी सर्च है ये मेरे को एक इंडेक्सेस रिटर्न करना चाहिए, राइट। तो अपन इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम इसका बाइनरी सर्च का एक पहले वो लिखते हैं फंक्शन, ठीक है, बाइनरी सर्च, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना एरे पास कर रहा हूँगा, तो ये मेरा वेक्टर होगा, वेक्टर इंट मेरा एरे और मेरी स्टार्ट पोजीशन एंड मेरा नॉर्मल एंड पोजीशन, और मेरा जो टारगेट मेरे को जो फाइंड करना है। तो बेसिकली नॉर्मल बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ मैं, आपको ऑलरेडी आता होगा तो स्किप भी कर सकते हो, आगे वीडियो देख लो, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करो, और अगर नहीं आना तो देख लो साथ ही साथ, ठीक है। तो इफ एस टी इज लेस देन ओ, जब तक लेस देन है तब तक ये चलेगा, लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है। और अगर बड़ा हो गया तो रिटर्न एस टी मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मिडिल एलिमेंट फाइंड करूंगा, मिड इक्वल्स टू एंड माइनस, सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एस टी प्लस ई डी माइनस एस टी बाई 2, ठीक है। ये मैंने मिड एलिमेंट सर्च किया। इफ एरे मिड इज इक्वल इक्वल के, अगर वो के बराबर आता है तो मैं रिटर्न मिड कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो एल्स इफ एरे मिड अगर मेरा बड़ा होता है के से, ठीक है, तो मैं बाइनरी सर्च कॉल करूंगा अगेन, और फिर मैं ऐसा कर दूंगा ई डी इक्वल्स टू मिड माइनस वन, ठीक है। मिड जो है वो मेरा बड़ा है के से, ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है इधर मेरा लाई करेगा तो मिड माइनस वन करूंगा मैं, ठीक है। एल्स के केस में एस टी वुड बी मिड प्लस वन, ठीक है। एंड आई एम रिटर्निंग बाइनरी सर्च एरे कॉमा एस टी कॉमा ई डी कॉमा के। तो वुड दैट मेक सेंस? तो एक नॉर्मल बाइनरी सर्च का मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है, ठीक है। बहुत जल्दी अगर आपको बाइनरी सर्च आता होगा तो ये कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। और अगर नहीं आता तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, वैसे बाइनरी सर्च के ऊपर पूरा एक प्लेलिस्ट लाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है, अगर आपको सही से मतलब अगर मेरे थ्रू जानना है तो, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च का मैंने एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि हाँ भैया चेक कर लेता हूँ मैं एस टी अगर बराबर है मिड, मिड फाइंड करूंगा, अगर बराबर है तो ये, ठीक है, अगर मिड बड़ा है किसी का मतलब मेरा एंड माइनस हो जाएगा, ठीक है, कूल, इट्स ऑल गुड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा अपना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को एक फाइनल में एक वेक्टर रिटर्न करना है, तो वेक्टर इंट मेरा ए एन एस, इसका ऑफ कोर्स मेरा साइज 2 होने वाला है, ठीक है, ऐसा। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट लिख देता हूँ, पोस्ट को बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च मैं अपना एरे पास करूंगा, कॉमा मेरा आई, क्योंकि नहीं मेरा इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन में 0, ठीक है, एंड पोजीशन मेरा n माइनस वन, ठीक है। और मुझे क्या टारगेट सर्च करना है, विच इज k माइनस एरे आई, ठीक है। मैं जिस भी आई पे खड़ा हूँ उसका बचा कुचा पार्ट फिर मेरे को सर्च करना है, ठीक है, ये चीज। तो मेरी अब यहाँ पे तो जो पोजीशन आएगी, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है
वो पोजीशन जिस तरह का मैं लॉजिक लिखा है वो पोजीशन वैलिड ना हो, मतलब जैसे ये 0th पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, 2 है, 3 है, 4 है। अब मुझे यहाँ पे दो तरह की चीजें नोट सही से नोटिस करनी है। क्या हो सकता है मेरा जो बाइनरी सर्च का मैंने फंक्शन लिखा वो मेरे को आउट ऑफ बाउंड पोजीशन दे, जब उसको वो कब देगा, जब उसको वो एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है वो 5 दे दे, ठीक है, या फिर वो -1 दे दे, ठीक है। ऐसे केस में अगर पोजीशन आता है इट मीन्स वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो मैं उसके में कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। इफ पॉस मेरा जो पोजीशन है वो मेरा अगर 0 या 0 से बड़ी है, ठीक है, मैं ऐसे बोल लो। अगर पोस ऐसे बोल दो, अगर पोस जो है वो आपका जो पोस है वो -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा -1। एंड पोस जो है वो आपका लेस देन n है, ठीक है, ऐसी चीज अगर ये है इट मीन्स वो कोई वैलिड पोजीशन पर रुका है, ठीक है। अगर पोस्ट -1 से बड़ा है एंड आपका n से छोटा है इट मीन्स वो यहाँ की किसी वैलिड पोजीशन पर रुका है। अब एक सिनेरियो और कंसीडर करना होगा। मान लो फॉर एग्जांपल मान लो कि मान लो मेरा टारगेट की वैल्यू 4 होती है इधर, समझ रहे हो, और आप 2 पे खड़े हो, तो 4 - 2, तो आप 2 को ही दोबारा सर्च कर रहे होते, राइट। तो उस केस में आपको यहाँ पे 2 मिल जाता, बट आप 2 पे ऑलरेडी खड़े थे और बाइनरी सर्च ने आपको ये 2 ही दे दिया। आपको साफ साफ उधर लिखा था कि आप एक एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते सेम इंडिसेस पे जो खड़े हो, तो ठीक है। तो ये चीज अगर एक और कोई 2 होता तो वो सिनेरियो अलग था, वो डुप्लीकेट वाला हो जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि सॉर्टेड प्लस यूनिक एलिमेंट्स है। तो इस केस में यू कैन यूटिलाइज एक एलिमेंट एक ही टाइम, ठीक है। जहां पे मेरा 2 है तो वो चीज मेरे को चेक करनी है। वो चीज मैं कैसे चेक करता हूँ, अगर मान लो बाइनरी सर्च ने मेरा एक ऐसी पोजीशन दी थी जो कि खुद आई के बराबर है, तो मैं वो इग्नोर कर दूंगा, ठीक है, ऐसा। एंड पोस्ट शुड नॉट बी इक्वल टू आई, अगर मेरा आई के बराबर नहीं है तो पोस्ट एक वैलिड पोजीशन है, -1 से n के बीच में है और आई के बराबर नहीं है, इट मीन्स मुझे अपना एक आंसर मिला है। तो मैं उस केस में आंसर 0 को सेट कर दूंगा मेरा आई, और ans 1 हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा जो पोजीशन उसने रिटर्न करी है बाइनरी सर्च वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा और फिर मैं इसी को ans को रिटर्न करा दूंगा। तो क्या ये मेरा कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ मैंने अपना जो साइज लिखा, मैं जो वेक्टर रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा 0 से लेके n तक सारे मतलब सारे एक एक करके एक एलिमेंट उठा रहूंगा और फिर मैं सर्च कर रहा हूँ उनका काउंटर पार्ट, मतलब k माइनस एरे को सर्च कर रहा हूँ इस पूरे एरे में, ठीक है। अगर मेरी पोजीशन वैलिड आती है और आई के बराबर नहीं है तो मैं डायरेक्ट उसको इंसर्ट करूंगा, ठीक है। एंड क्योंकि एक ही आंसर रहने वाला है इसमें तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। इधर मुझे आगे प्रोसीड की जरूरत नहीं है एंड मैं आंसर को फाइनली रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। तो अपना एक टेस्ट केस ले लेते हैं। तो मेरा टेस्ट केस मैंने क्या लिया था, ये क्या हो गया, तो मेरा टेस्ट केस मैंने क्या लिया था यहाँ पे 2 3 5 8 11, तो 2 3 5 8 11 एंड मेरा मेरा टारगेट है 14। लेट्स चेक कि हमारा जो लॉजिक है वो सही है कि नहीं है। रन दी कोड। ओके कूल, वी गॉट द आंसर एंड यहाँ पे हमारा एकदम सही से आया कि हाँ भैया फर्स्ट पोजीशन मतलब कौन सी पोजीशन आपकी 3 एंड 11। तो यस वी गॉट द आंसर। एक और कोई चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 10, 22 ऐसा आपको क्या सर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं कोई ऐसा नंबर दे दूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, ऑल्दो ये हमारे क्वेश्चन के खिलाफ, बट लेट्स एज्यूम, ठीक है। मान लो मैं 100 बोल दिया तो कुछ आंसर नहीं आना चाहिए, एक भी इंडिसेस नहीं आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ओके। तो ये अभी इनवैलिड टेस्ट केस बोल रहा है बट ऑफकोर्स आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च मान लेता हूँ कि मान लो मेरा आंसर जो है वो 16 होना चाहिए, ठीक है। क्या 16 एग्जिस्ट करता है, तो हाँ दिख रहा है साफ साफ 6 और 10 एक पेयर है। तो देखते हैं क्या ये सही आंसर देगा मेरे को। हम्म, क्या गलती हुई हमसे यहाँ पे, तो 0,4 पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0,4 कौन सा, 0 and 4, 0 1 2 3 4 22। नोप, इट्स गिविंग अस अ रॉन्ग आंसर। क्या गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पे, जरा देखते हैं। जब ये 2 पे आया होगा तो इसने सर्च किया होगा फॉर 14।
एंड 14 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके एक मिनट, यहाँ पे जो मेरा लॉजिक है बाइनरी सर्च का क्या वो थोड़ा सा गड़बड़ाया है, देखते हैं। स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है, मैंने मिड कैलकुलेट किया बराबर है तो ठीक है। ओके, अगर मिड छोटा है जैसे 14 पे है, यहाँ पे गड़बड़ यूँ हुई कि मैंने यहाँ पे जो स्टार्ट है वो बेसिकली मैंने जो दिया है वो कहना एक लोअर बाउंड टाइप हो गया। इसकी जगह मैं यहाँ पे -1 रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलता हूँ कि पोस्ट शुड नॉट बी इक्वल टू -1, शुड नॉट बी इक्वल टू -1 एंड आई के बराबर होना चाहिए, आई के बराबर नहीं होना चाहिए, सॉरी। अब देखते हैं, कूल, सो इट्स गिविंग मी 2 and 3 आंसर, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं। तो यार एक्चुअली वही गलती अपने से ही हो गई, मैंने जो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लिखा था वो लोअर बाउंड वाला लिख दिया था। अगर आपको लोअर बाउंड फंक्शन पता है इनबिल्ट वाला, तो उसमें मैंने एसटी रिटर्न कर दिया था, ठीक है। एकदम रट्टू तोता वाली चीज़ हो यहाँ पे, ठीक है, बट नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने बेसिकली -1 यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ जब मेरा कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ऐसा। तो एक और टेस्ट केस कुछ देख लेते हैं यार, कुछ अच्छा सा, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं 28 कर दूँ इधर, एंड लेट्स से डू आई हैव अ 10 हियर, तो 4 and 6 मेरा सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट्स चेक क्या आता है मेरा रिजल्ट। कूल, सो इट इज सेटिस्फाइंग। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा यार हमने क्या लॉजिक लगाया है, ठीक है। छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है कोडिंग के टाइम पे, ठीक है। और एक्चुअली मैं आपको इसलिए लाइव करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हर एक के साथ ऐसी गलतियां होती हैं, ठीक है। तो हाल हम उसको करेक्ट भी करना सीख रहे हैं यहाँ पे कि हम क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सिंपल सा लॉजिक है यार, ये आपका एन टाइम्स चलने वाला ये फॉर लूप, एंड देन आपका यहाँ पे बाइनरी सर्च वाली चीज हो रही है, और बाइनरी सर्च वाली चीज हमको पता है लॉग एन में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज एन लॉग एन या फिर ओवर 1, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, आपने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना सीख लिया ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी सर्च। अब बात करते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सॉर्टेड एरे दिया जाता है देन यू कैन यूज 2 पॉइंटर टेक्निक। अब 2 पॉइंटर टेक्निक कैसी है वो आपको मैं बताता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे अप्रोच के बारे में विच इज 2 पॉइंटर अप्रोच, जो कि हम अगेन सॉर्टेड एरेज में लगा सकते हैं। एंड उस टेक्निक में होता क्या है तो दिखाता हूँ मैं आपको इस टेक्निक में होता क्या है। तो बेसिकली आप 2 पॉइंटर्स लेते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक पॉइंटर अपना आई जो है वो 0th पोजीशन पे असाइन किया, और एक पॉइंटर मैंने अपना n-1 पोजीशन मतलब लास्ट पोजीशन पे असाइन किया। एंड मान लो मेरे को जो भी टारगेट जो भी सर्च करना होगा, अब जो एक्चुअली मैं कर क्या रहा था, कर तो यही रहा था ना मैं, कि मेरे को बस 2 नंबर को ही चाहिए जिनका सम के बराबर आ जाए, राइट, ऐसा। अब यहाँ पे देखो, पहले वाले अप्रोच में और इस वाले अप्रोच में ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। पहले वाला अप्रोच अगर आपको याद हो ब्रूट फोर्स, उसमें क्या कर रहे थे हम, सारे पेयर बना रहे थे और सारे पेयर्स को फिर चेक कर रहे थे कि क्या उसका सम के बराबर है, क्या वो टारगेट के बराबर है। 2 पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट में जो ऑप्टिमाइजेशन आता है वो सिर्फ इसी चीज में आता है कि यू डोंट नीड टू कंसीडर ऑल पेयर्स इफ योर एरे इज सॉर्टेड। और ये चीज कैसे ऑप्टिमाइज हुई, बस बहुत ही छोटे से मैथमेटिकल लॉजिक से, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे यहाँ पे 2 पॉइंटर्स हैं आई एंड जे, तो ऑफकोर्स की बात है मेरे पास 2 नंबर है एरे आई एंड एरे जे। अगर एरे आई और एरे जे को मैं ऐड करूंगा तो 3 सिनेरियोस आ सकते हैं, या तो के बराबर आ जाए, या के से छोटा आए सम, या फिर के से बड़ा आए सम, ठीक है, ऐसा। तो मान लो मैंने अपना जो सम है वो निकाला, int sum is array I प्लस array j, राइट, मैंने सम निकाला। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि हो सकता है ये सब मेरा जो है वो के बराबर आ जाए। अगर के बराबर आ गया तो मेरा काम ही खत्म हो गया, मैं डायरेक्ट रिटर्न करा दूंगा अपना आंसर, ये अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ ही चुका है। या फिर हो सकता है कि मेरा जो के है, जो सम है वो के से छोटा है। अगर के से छोटा आया तो देखो करते तो सिंपल सा ये है यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब ये मुझे कैसे पता चला, रट लिया क्या मैंने, नहीं, प्रैक्टिस से बहुत आसानी से याद हो जाती है चीजें बहुत वाली, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है और 11 है, ठीक है, ऐसा। अभी इन दोनों का आपने सम किया वो आया आपका 13। अब लेट से फॉर एग्जाम्पल आपको 20 सर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो 20 सर्च करना है, ठीक है। पहले वाले अप्रोच में आप क्या कर रहे थे, पहले वाले अप्रोच में आप 2 के साथ सारे पेयर बना रहे थे, मतलब आपका 2 आगे आ रहा था
और पीछे नंबर्स चलते जा रहे थे, 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, 2 के साथ 8, 2 के साथ 11, ठीक है। आपने क्या किया, आपने पहले सबसे बड़ा पेयर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिया और सबसे बिगेस्ट नंबर लिया, इन दोनों का आपने सम निकाला। अब इन दोनों का सम निकाला जो कि आया 13, बट आपको चाहिए क्या, आपको 20 चाहिए, राइट। तो अब मेरे को खुद बताओ, जब आपने सबसे ये 2 लिया और ये 11 लिया, अगर 11 के पीछे वाला 2 के साथ कोई भी नंबर लेते, 2 के साथ 8 लेते, 5 लेते, 3 लेते, तो आप ऑलरेडी जब 11 लिया, जो सबसे बिगेस्ट लिया 2 के साथ, उसके साथ भी जो सम आया वो भी कम पड़ रहा है। तो क्या पीछे वाले नंबर, बिगेस्ट के जो पीछे वाले नंबर है उनके साथ अगर पेयर बनाओगे तो क्या कभी आपको टारगेट अचीव होगा, उससे और छोटा 13 से और छोटा नहीं होता चला जाएगा सम, राइट। तो यहां से हम समझ जाते हैं कि भाई 2 का जब 11 के साथ पेयर बनाया तब तो 20 पहुंच नहीं पाया, है ना। तो पीछे वाले नंबर्स कंसीडर करने क्या ही मतलब है, उनसे तो पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे आपके यहाँ पे 3-4 मतलब आपके पेयर्स एलिमिनेट हो गए, ठीक है। इसलिए मुझे पता चल गया 2 को साथ पेयर नहीं बनने वाला, तो मैं 2 को आगे बढ़ा दिया, मैंने 3 पे आ गया, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर दिया, मैं आई पे आ गया, ठीक है ऐसा। अब मैंने यहाँ पे चेक किया कि भाई यहाँ पे 3 और 11 है, ठीक है, इनका सम आया है 14 फॉर एग्जाम्पल। एंड वही वाली सेम अगर मान लो मेरे को 20 सर्च करना होता, तो ऑफकोर्स सी बात है 3 और 11 लिया, 11 मेरा हाईएस्ट बिगेस्ट नंबर है, ठीक है ऐसा। उसके साथ सम निकाला तो 14 आया। तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर मेरे को 3 के साथ सारे पेयर कंसीडर करने हैं जो मेरे पहले वाले अप्रोच में थे, 3 के साथ 5, 3 के साथ 8, 3 के साथ 11, तो 11 के साथ तो 14 आ रहा है, 20 तक तो आ नहीं पाया, तो पीछे वाले के नंबर साथ क्या ही आएगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात है, पीछे वाले नंबर्स को नहीं बनाऊंगा, धीरे धीरे ना नंबर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है ऐसा। दूसरे वे में आप ये भी और लास्ट केस आपका ये होगा, मान लो आपका जो सम है वो बड़ा हो जाए, ठीक है के से, तो उस केस में आप जे माइनस माइनस कर रहे होगे, ठीक है ऐसा। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक बार और सही से बताता हूँ, ये वही है, आप लास्ट के 2 पॉइंटर्स पे खड़े होते हो, ठीक है, आपने उनका सम निकालते हो, अगर बराबर आ जाए तो गुड, ठीक है, आप रिटर्न करा दो आंसर। अगर छोटा आता है तो ऑफकोर्स सी बात है, आप अपने छोटे वाले नंबर को बढ़ाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको सम बड़ा बनाना है। अभी आपका जो सम आया है वो छोटा है, उसको बड़ा बनाना है, तो आपने छोटे वाले नंबर को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि दूसरा वाला पॉइंटर तो खुद ही हाईएस्ट नंबर पर खड़ा है, राइट ऐसा। और मान लो अगर आपका सम जो आता है वो टारगेट से ज्यादा हो गया है, तो आपको अपना सम कम करना है ना, और कम करना है तो कम कैसे करोगे, पीछे वाले पॉइंटर को, मतलब हाई लास्ट वाले पॉइंटर, जे वाले पॉइंटर को एक कम करके आप उससे हाईएस्ट से एक पीछे आओगे, क्योंकि थोड़ा सा कम कर दोगे सम, राइट, उस टाइप का ये चीज अपने को करनी है। तो बेसिकली अपना ये वाला लॉजिक होने वाला है, ठीक है। और ये लॉजिक कब तक चलेगा हमारा, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको लूप लगा देना है कि भाई ये मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरी आई की वैल्यू जे से छोटी होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू जे से छोटी, मतलब मान लो आई आपका यहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसके बाद अगर आई आप आगे क्रॉस कर दोगे, जे पीछे क्रॉस कर दोगे, तो पेयर तो वही रिपीट होंगे ना, बस पॉइंटर्स ही तो चेंज हो, तो डजंट मैटर, ठीक है। और आई जे के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि आप एक नंबर को बस एक ही बार यूज कर सकते हो, मतलब एक इंडिसेस को एक ही बार यूज कर सकते हो। तो ये वाला लूप आपका, ये वाली इतनी, ये कुछ लॉजिक ऐसा होने वाला है आपका, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। ये अपन ये भी कोड करके देख लेते हैं एक बार। तो ये वाला यहाँ से लॉजिक हटाते हैं, ठीक है, एरे दिस, मेरा वेक्टर दिस, एंड यहाँ पे मैं 2 नंबर्स बनाऊंगा, 2 पॉइंटर्स, इंट आई जिसकी वैल्यू भी 0 से इनिशियल होगी, और जे की वैल्यू जो है वो n-1 है, ठीक है। मैं कब तक चलाऊंगा, जब तक मेरा आई जे से छोटा रहे, ठीक है। मैं सम निकालूंगा, इंट s इक्वल्स टू एरे आई प्लस एरे जे, ठीक है ऐसा। एंड हाँ, अगर मेरा जो सम है वो डायरेक्ट के बराबर आ गया, तो मैं डायरेक्ट अपना आंसर में सेट करके, सॉरी, ans में आई की वैल्यू सेट करूंगा, और ans में जे डालूंगा, ठीक है, और मैं डायरेक्ट ब्रेक करके आंसर अपना रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मेरा जो एस है वो लेस देन के हो जाए, मतलब मेरा जो सम है वो भी छोटा है, तो हमने छोटे वाले नंबर को बड़ा बनाऊंगा थोड़ा सा आई प्लस प्लस करके, ठीक है। और अगर मान लो एल्स की कंडीशन में मान लो मेरा एस जो है वो बड़ा होगा के से, तो मैं अपने बड़े वाले नंबर को थोड़ा छोटा बनाऊंगा, ठीक है ऐसा करके। ये तो ये बेसिकली मेरा लॉजिक होने वाला है, ठीक है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हमारे उसी टेस्ट केस के साथ। तो टेस्ट केस मेरा यही है, मैंने एक सॉर्टेड एरे दे रखा है और मेरे को 10 फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से कूल, आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर। तो ये है मेरा 2 पॉइंटर अप्रोच। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एनालाइज कर लेते हैं।
तो बेसिकली कर क्या रहा हूं मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को बस एक एक बार ही चेक कर रहा हूं, राइट, आइटरेट कर रहा हूं, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए तो मैं इस पूरे एरे को ही ट्रैवर्स कर रहा हूँ मैक्स टू मैक्स वर्स्ट के सिनेरियो में, ठीक है, एक बार। तो इसकी ऑफ कोर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मेरी होगी वो O ऑफ n होगी, ठीक है, एंड स्पेस भी मैं कोई ऐसा एक्स्ट्रा यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो दैट्स O ऑफ 1 दोबारा, ठीक है। तो ये वाला अप्रोच अभी तक का सबसे बेस्ट अप्रोच है, बिकॉज ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। बाइनरी सर्च वाला देखा था तो वो भी n log n था, तो हम n स्क्वायर वाले सॉल्यूशन से चालू करे थे, फिर उससे कम हमने n log n का निकाल लिया, फिर उससे कम हमने n का निकाल लिया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने हर जगह O ऑफ 1 रखी। अब एक और अप्रोच डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे वेरिएशन के ऊपर, जो कि है अनसॉर्टेड एरे। जब आपको दिया जाएगा, यहाँ पे भी हो सकता है एलिमेंट यूनिक हो और या फिर डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के केसेस के लिए सिनेरियो थोड़े से चेंज हो जाता है, थोड़ा सा कोड में अंतर आता है, बट अभी इस ट्यूटोरियल में इजी वाला सिनेरियो एक्सप्लोर करें व्हेन वी हैव यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एरे अनसॉर्टेड दे रखा है, हमें सॉर्ट फॉर्म में नहीं है, तो अब इसमें क्या सोच सकते हैं यार, एक ब्रूट फोर्स वाला सॉल्यूशन तो अपन कर ही सकते थे, राइट। दूसरा सॉल्यूशन एक दिमाग में ये आ जाएगा कि चलो भैया जो ब्रूट फोर्स वाला सॉल्यूशन है वो n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज ऐसे कर सकते हैं कि हमें अनसॉर्टेड एरे दे रखा है, अपन सॉर्ट का इनबिल्ट फंक्शन यूज करके उसको सॉर्ट कर लेंगे, तो वो n log n में हो जाएगा। फिर तो जो आपने ऑलरेडी जो बताया है, चाहे वो मैं बाइनरी सर्च वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं या फिर मैं वो 2 पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो उससे मेरा n log n या फिर n में हो जाएगा। बट ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए तो n log n में, क्योंकि आप सॉर्ट कर रहे होगे, तो n log n में आपका जो टू सम वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ अच्छा रास्ता है कि हाँ, आप n log n में n स्क्वायर की जगह पे n log n में अनसॉर्टेड एरे में भी आप टू सम फाइंड कर सकते हो। बट अगर मैं बोलूं कि यार कुछ ऐसा सोचो जिससे आप दोबारा इसमें n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर पाओ क्वेश्चन, तो वो कैसे कर सकते हो, तो थोड़ा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। हम क्या कर रहे थे, अगर मैं अपना सेकंड कॉन्सेप्ट रिवाइज करूं बाइनरी सर्च वाला, तो उसमें मैं क्या कर रहा था, मैं एक एक एलिमेंट उठा रहा था और उसका काउंटर पार्ट को सर्च कर रहा था, कीवर्ड इज सर्च कर रहा था। तो क्योंकि वहां पे एरे मेरा सॉर्टेड था, इसलिए मैंने बाइनरी सर्च का यूज किया, ठीक है। यहाँ पे एरे मेरा सॉर्टेड नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, मैं सॉर्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि सॉर्ट करते ही मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगी, ठीक है, तो वो मेरे को सॉर्ट नहीं करना। बट सर्च, क्या मेरे पास कोई आइडिया है कि मैं सर्च कैसे कर सकता हूँ? तो अगर मेरे को थोड़ी सी STL की नॉलेज होती है, मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की होती है, मेरे को पता होता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में कब कब यूज कर सकता हूँ, तो मेरे को दिमाग में आता है यार कि शायद मैं अनऑर्डर्ड सेट या फिर अनऑर्डर्ड मैप को यूज कर सकता हूँ एज अ सर्चिंग एलिमेंट, ठीक है। मतलब वो हैश टेबल की तरह होते हैं, और मुझे पता है हैश टेबल में ऑन एन एवरेज केस आपका अनऑर्डर्ड सेट या अनऑर्डर्ड मैप में जो सर्चिंग या इंसर्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O ऑफ 1 होती है। तो मैं सिंपल सा ऐसा कर सकता हूँ, मैं एक एक एलिमेंट अपने लॉजिक में सिंपल सा ये बताऊंगा कि आपका जो भी एरे दे रखा हो उसके सारे सारे एलिमेंट आप अपने अनऑर्डर्ड मैप में डाल दो, ठीक है। उसके बाद आप एक एक करके एलिमेंट उठाओ और उसका काउंटर पार्ट सर्च करो उस एरे के अंदर। अगर वो आपको मिल जाता है, ठीक है, इट मींस आपके पास एक पेयर है, और अगर वो नहीं मिल रहा तो आप आगे बढ़ के ऐसे ही हर एक पेयर को चेक कर रहे होगे। तो क्या ये लॉजिक थोड़ा समझ में आया अपने को? ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। ऑल्दो इसको लिखने का एक थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वे है जो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एक थोड़ा सा फ्लॉ क्या आ सकता है। तो मान लो आपको जो एरे दिया है, ठीक है, वो कुछ भी उल्टा सा रैंडम मैंने दे दिया है, 2 10 5 7 6, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, आपको कैरे दे रखा है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने एक अनऑर्डर्ड मैप या फिर अनऑर्डर्ड सेट बनाया, ठीक है। आपने ये फॉर एग्जांपल एक अनऑर्डर्ड सेट बनाया, तो आपने इसके अंदर सारे एलिमेंट्स डाल दिए। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं इंडिसेस डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को आखिर में इंडिसेस प्रिंट कराना है, बट अभी मान लो फॉर एग्जांपल मैं नंबर्स डाल रहा हूँ, मैं नंबर्स प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझाने के पर्सपेक्टिव से। तो मैंने 2 भी डाल दिया, मैंने 10 भी डाल दिया, इसके अंदर मैंने 5 भी डाल दिया, मैंने 7 भी डाल दिया, मैंने 6 भी डाल दिया अपना, ठीक है, मैंने ऐसे सारे एलिमेंट्स में डाल दिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके इस पे आइट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके मैंने पहले 2 लिया, ठीक है, फिर 2 का काउंटर पार्ट चेक करूंगा, क्या वो इसमें सर्च करूंगा है, क्या वो है कि नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे ही करूंगा, फॉर i इक्वल्स 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है, ऐसा मैं सर्च करूंगा इफ, मान लो ये मेरा अगर सेट है, ठीक है, तो मैं फाइंड करूंगा सेट डॉट फाइंड
फाइंड क्या कर रहा हूँ, k माइनस एरे आई, मतलब उसका काउंटर पार्ट वो सर्च करूंगा। अगर वो मेरा एस डॉट एंड के बराबर नहीं है, ठीक है, ये तो काइंड ऑफ रटने वाली बात है, हम ये इनबिल्ट फंक्शन है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो एंड के बराबर नहीं है, इट मींस वो पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं उसको डायरेक्ट अपने आंसर को रिटर्न करा दूंगा। तो क्या समझ में आती है? तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे को मान लो मेरे को 15 सर्च करना है, ठीक है, या फिर कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे को 12 भी मिल जाएगा, मैं क्या नंबर सर्च करूँ? फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को 11 सर्च करना है, ठीक है, हाँ 11 सर्च करना है। तो क्या होगा, मैंने सारे एलिमेंट्स इसमें डाल दिए, ठीक है, फिर मैं 2 पे आऊंगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्स कैसे डाल सकते हो उसका लॉजिक भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल सा, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, आप एस डॉट इंसर्ट, मतलब मैंने एस टी बोला है तो ठीक है, एस टी डॉट इंसर्ट का फंक्शन चला रहे होगे एंड उसमें एरे आई डाल रहे होगे, तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा। तो आपने सारे एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, फिर आप एक एक करके आइट्रेट कर रहे हो, ठीक है। आपने पहले 2 उठाया, फिर सर्च क्या मारोगे, आपको 11 सर्च करना है तो आप 9 सर्च मारोगे। तो क्या इसमें 9 है? 9 नहीं है, तो ऑफ कोर्स सी बात है आपका ये वाला इफ सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर आप ऊपर जाओगे, ठीक है, 10 देखोगे, 10 के साथ 1 सर्च मारोगे, क्या 1 है? 1 भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये फिर से सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर आप 5 के लिए सर्च मारोगे, तो 5 के लिए क्या 11 माइनस 5 6, क्या 6 है? तो आप देखोगे हाँ इसमें 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपका ये इफ जो है सेटिस्फाई करेगा एंड आप वो 5 एंड 6 वाला पेयर रिटर्न करा दोगे, ठीक है। ये चीज समझ में आती है क्या आपको? बट इसमें एक छोटा सा फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे 10 सर्च करना होता, 10, तो ऑफकोर्स सी बात है 2 के साथ 8 चाहिए, 8 नहीं मिलेगा, 10 के साथ 0 चाहिए, 0 भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बट 5 की बात देखो, तो 5 यहाँ पे एक ही बार तो आ रहा है ना, हाँ। बट अगर 5 के साथ सर्च करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 10 माइनस 5 द्वारा 5 ही सर्च करोगे, तो यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। और उस केस में आपका ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, ये चीज। तो उस केस में आप यहाँ पे आंसर रिटर्न कर रहे होगे 5,5, बट 5,5 डजंट एग्जिस्ट क्योंकि 5 तो एक ही बार आ रहा है। तो ये फ्लॉ को तुम कैसे रिमूव कर सकते हो? ये फ्लॉ को रिमूव करने के बहुत सिंपल सा रास्ता आप ये सोच सकते हो कि हाँ, अनऑर्डर्ड, अगर अनऑर्डर्ड मैप मैं यूज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू के साथ साथ, या फिर वैल्यू नहीं, मैं डायरेक्ट इंडिसेस इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने मान लो 0 इंसर्ट कर दिया, इंडिसेस 1 कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, 5 कर दी, ऐसे मैंने इंडिसेस इंसर्ट कर दिए, ठीक है, ये। और फिर यहाँ पे एस टी डॉट फाइंड में मैं क्या कर रहा हूँ, एस टी डॉट फाइंड में मैं कर रहा हूँ, और जैसे मानो मेरा ये जो के माइनस एरे आई है, मैं इसमें ये चीज कर रहा हूँ, मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप में मैं साथ ही साथ वैल्यू के साथ साथ उसकी इंडिसेस भी इंसर्ट कर रहा हूँ, लाइक दिस 10,1, 5,2, 7,3 एंड 6,4, ठीक है, ऐसा। तो मान लो अगर मेरे को यहाँ पे 5 मैच हो भी जाएगा, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप है, अब ये सेट नहीं है, दूसरा लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो 5 मैच होगा तो मैं साथ ही उसका इंडिसेस चेक करूंगा। जैसे यहाँ पे 2 है, तो क्या वो 2 मेरा आई के बराबर है? क्या वो जो इंडेक्स है वो आई के बराबर है? अगर है तो फिर वो वैलिड नहीं है आंसर, और अगर कोई और आंसर है तो हाँ उसको प्रिंट करा दो। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये चीज, वो चीज आप अनऑर्डर्ड मैप से कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो एक और बहुत सिंपल सा रास्ता है, मतलब इस प्रॉब्लम को ओवरटेक करने का, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो आप। तो सिंपल सा अपना जो रास्ता है वो प्रॉब्लम को ओवरटेक करने का, वो ऐसा है, मैं कोड करके दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली एन मेरा एरे का साइज है और ए एन एस मेरा वो वेक्टर होने वाला जो मैं रिटर्न करने करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इटरेट करता हूँ अपने एरे पे, ठीक है। और साथ जैसे जैसे मैं इटरेट करता जाऊंगा उस साथ ही साथ में चेक करता जाऊंगा कि मान लो क्या एक मैप बनाता हूं मैं, ठीक है। अब देखो मैं मैप यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, अगर आपको इंडेक्सेस भी रिटर्न करवाना है तो यू नीड है अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करवानी है, एक्चुअल में वो नंबर्स रिटर्न करवाना है, तो यू कुड हैव यूज अनऑर्डर्ड सेट। वो डिपेंड करता है कि आप अनऑर्डर्ड सेट यूज करें या अनऑर्डर्ड मैप, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे फुलफिल करने के मेरे को अनऑर्डर्ड मैप यूज करना पड़ेगा। तो आई एम यूजिंग अनऑर्डर्ड मैप जिसमें इंटीजर इंटीजर ऐसा होने वाला है एमपी, ठीक है। तो पहला अनऑर्डर्ड मैप का जो पहला वाला इंटीजर है दिस वन, ठीक है, ये आपकी होगी एरे की वैल्यू और नेक्स्ट वाला होगा उस एरे की पोजीशन, ठीक है, ये चीज। तो एमपी डॉट फाइंड, मैं फाइंड करूंगा अपना काउंटर पार्ट,
कि मैं एक-एक करके मतलब जो ऊपर वाला फॉर लूप है वो है आपका कि एक-एक करके आप एलिमेंट उठाओगे और फिर उसका आप उस मैप में काउंटर पार्ट फाइंड कर रहे होगे। अगर आपको काउंटर पार्ट मिल जाता है मतलब एंड के बराबर नहीं है, ठीक है? अगर आपको काउंटर पार्ट मिल जाता है मतलब आपको आपका आंसर मिल चुका है। तो बेसिकली आप एएनएस वैल्यू 0 में आप आई सेट कर दोगे और एएनएस 1 में आप क्या सेट कर दोगे? काउंटर पार्ट वाले का इंडेक्स व्हिच इज kmp ऑफ k माइनस array I, राइट? ऐसा आप ये चीज कर दोगे और हालिया आप ब्रेक करके नीचे वाले स्टेटमेंट से आप रिटर्न कर दोगे। बट अगर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है, तो आप बेसिकली जो आप करंट एलिमेंट लिए हो उसको आप स्टोर करा दोगे मैप में। दिस अप्रोच कैन हेल्प यू ओवरकम दैट प्रॉब्लम जिसमें आपको चेक नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि वो इंडेक्स आपका रिपीट तो नहीं हो रहा लाइक दैट, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हो। एक बार आप इसको रन कर आगे देख लेते हैं। दैट सबमिट करते हैं सर। तो ओके कूल। सो अब 12 मिली सेकेंड का हमारा आंसर आ चुका है, मतलब काफी ऑप्टिमाइज्ड है। इसमें अगर देखोगे तो हाँ, लॉजिक सिंपल से हम टाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ओ ऑफ एन है और यहाँ पे स्पेस भी जो है वो ओ ऑफ एन है, ठीक है। मेरा पेन कहाँ चला गया, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई विच इज ओ ऑफ एन एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई वो भी मेरी ओ ऑफ एन आई, ठीक है। तो अनसॉर्टेड एरे में भी मैंने ओ ऑफ एन वाला एक अप्रोच देख लिया। तो होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा अभी तक हमने जितनी भी अप्रोचेस डिस्कस करे, किसके क्या कॉन्स हैं, किसके क्या प्रोज है, किसमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो ऑल्दो ये हमने एक इजी क्वेश्चन के देखा था, अभी तक हमने यूनिक एलिमेंट्स वाले एरे के लिए देखे हैं, ठीक है। इन्हीं छोटे छोटे मतलब अप्रोचेस में आप थोड़ी बहुत फेरबदल करके डुप्लीकेट एरेज में भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ अपन आगे वाले ट्यूटोरियल्स में कवर करते रहेंगे। ये ट्यूटोरियल ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसको और लंबा नहीं बनाते हैं, बट आई होप सो अभी तक जितना भी बताया वो सब आप गल्प इन कर चुके होंगे, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर ऐसे पढ़ने का अगर आपको अच्छा लगा हो और ऐसे कंटेंट अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए मिलती है एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको नहीं पता तो हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी डीएस से रिलेटेड, लिंक लिस्ट के रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, एरेज के रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, जिसको देखकर आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी कवर करूंगा, बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक के सारे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।